रिकॉर्डिंग आ गई मिनिमाइज करें ये राइट डज मीन दैट रिकॉर्डिंग ये इसमें हाँ इसको भी कट पेस्ट आप कर लेंगे वो तो हम आकाश भी कर लेगा सही है। अगर ऑडियो रिकॉर्ड आज का रिकॉर्ड करवाना है तो किसी को मोबाइल ऑन करवा लें ताकि हम उसको सेव करवा अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ और सर का नंबर ले लेना सर को भेज देना और ये तो छुट्टी नहीं करना सही भी सीने जाओगे क्या नेट बंद कर दिया क्या छोटू देखो कनेक्ट हो नहीं वाईफाई नेट में सर पूरी क्लास से हो जाएगी या नहीं हो जानी चाहिए हो तो जानी चाहिए सर वो 2 लैपटॉप ऐसे हैं जो ऑन ही नहीं होते सर फैन ऑन कर दें क्लास कल का मैंने असाइनमेंट दिया था क्या हुआ वहाँ पे एक कोई नया है कौन तुम नहीं आई थी क्यों हाँ कल जो लेक्चर मैंने दिया वो तुमने आके पूछा इन लोगों से कल क्या पढ़ाई हुई क्या पढ़ाया मैंने तो ये तुम कब कवर अप करोगी सर ये दे देना ये मेरे साथ खेल लेगा मैं उसको अपने साथ काउंट कर रहा हूँ सर लैपटॉप में विंडोज़ की ज़रूरत है हर लैपटॉप में विंडोज़ की ज़रूरत है और उनकी चीज़ भी आगे पीछे है ये तो इसकी वजह से रीजन की हाँ रीजन की वजह से लाइट चल जाए देखो जरा अब चला कराते ना नहीं चला नहीं कनेक्ट हुआ अच्छा वीएनसी कनेक्ट कर लिया सब आईडी बताओ आईपी 51 है लास्ट में हो गया
अच्छा क्लास, एक बात याद रखना, अभी जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा, थोड़ा आप लोग दोनों न्यू हो ना, तो आप लोग दोनों से मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग क्या क्या कवर अप किया है इसकी डिटेल्स आपको क्लास से मिल जाएगी। और मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोडिंग का आर्किटेक्चर नहीं पता था, तो मैंने इसकी वजह से एक लैंग्वेज पढ़ाई है, वो है C++। सही है, जिसकी वजह से हमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। कंसोल आउटपुट जिसमें आता है वो हम C++ लैंग्वेज में प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल बेसिस का प्रोग्राम होता है, सिर्फ बैकएंड की लॉजिक समझाई दी थी, जिसमें UI UX फ्रंट एंड आपका नहीं होता है। तो आप लोग क्लास से ले लेना डिटेल्स, तुम भी ले लेना कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तुम लोगों को घर पे कवर अप करना। बाकी सैटरडे संडे यहाँ पे आपकी क्लास होगी, 3 से 5:30 होती है या 3 से 5 होती है, कभी अगर ज़्यादा पढ़ाना हो तो 5:30 तक हो जाती है। तो C++ की आज आखिरी क्लास है और आप लोगों को C++ पढ़ना पड़ेगा। सही, अगर कोई मसला होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर फॉलो अप कर सकते हो, बाकी अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कोड मेरे पास लेकर आ जाना, क्लास में समझा दूँगा। अच्छा क्लास, एक बात मुझे पहले बताओ कि अभी तक जो पढ़ाया था या जो असाइनमेंट दिया है उसमें कोई मसला? जी सर। जी, क्या मसला है? सर वो मैं जो आप बोले थे कि पहले 5 सब्जेक्ट लिखे, बल्कि अभी 5 सब्जेक्ट की वो करने, वो स्विच को हुआ ना, स्विच पे नहीं हुआ। अच्छा, तुम लोगों ने असाइनमेंट कर लिया? कैसे किया? ग्रेड भी मैंने इफ से किया, ग्रेड मैंने भी इफ से किया। स्विच नहीं यूज किया मैंने, बोला ग्रेड वगैरह सब प्रिंट आउट करा। आप लोग दोनों ये जो मैंने C++ पूरा पढ़ाया है ना, ये होम से लेके मतलब इसी वेबसाइट से पढ़ाया है, W3 स्कूल से। सही, C++ जो भी मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा इसी वेबसाइट से पढ़ाया है। अगर इसमें सारी चीज़ें C++ की गो थ्रू कर लेना ताकि कोडिंग की एक बेसिक्स बन जाए। C++ को रन करने के लिए तुम लोग डेव C++ भी यूज़ कर सकते हो और ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन कंपाइलर कैसे यूज़ करोगे, थोड़ा सा आइडिया है कोडिंग का? बिल्कुल भी नहीं है। तो डेव C++ देखना, सबसे पहले पॉइंट्स लिख लो। डेव C++ सबसे पहले लिख लो कि डेव C++ इंस्टॉल करना है पीसी पे अपने घर पे, और W3 स्कूल जो है वेबसाइट, उससे तुम लोगों को यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी तुम लोगों के पास, उस पर देखना होम आ रहा है सबसे पहले। उसके बाद ये सारी इंट्रोडक्शंस आ रही हैं, सिंटैक्स आ रहा है, C++ कैसे लिखेंगे, इसमें फंक्शंस ब्रेक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और मैंने सारी की सारी एग्जाम्पल्स यहीं से पढ़ाई हैं। अगर तुम लोगों को कोई मसला हो ये पढ़ने के बाद तो मुझसे फिर क्लास में पूछ लेना, ठीक है? चला कल मुझे प्रोग्राम रन करो, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास चेक करना। हो गया? नहीं हुआ तुम लोगों का? तुम लोग नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? घर पे नहीं किया था?
चलो मैं एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट जेल पर रखो अपना कोड, सही है, और तुम पूरी क्लास को समझाओगे एक कोड में क्या है, सही है। एयरपोर्ट बस कॉपी करो और एयरपोर्ट शेयर पर रख दो अपना कोड। रख दिया। यूट्यूब पे तो यूँ आते ना कि इस लेक्चर को फॉलो करो। मैं कल रात में लेक्चर देखता था और आज दिन में डिवाइड करना जी कल रात में मैं देखा और आज दिन में भी वो तो समझ में नहीं आया। रख दिया, जाओ बाबा देखिए। अच्छा क्लास, इसके अंदर इस प्रोग्राम को देखो जो मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट दिया था। इस प्रोग्राम में करना ये था कि मैंने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स इनपुट लेने कितने, 5। तो मार्क्स 1 का एक वेरिएबल बनेगा, मार्क्स 2 का इसी तरीके से 5 वेरिएबल्स बनते हैं जो कि इस लाइन में बने हुए हैं, ठीक है। लाइन नंबर 7 में शो हो रही है स्क्रीन, शो हो रही है स्क्रीन, क्या नहीं है, वीएनसी नहीं है। अगर नहीं है तो बताओ, नहीं है वीएनसी है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 5 सब्जेक्ट्स के जिस तरीके से प्रिंट और हम एक वेरिएबल के थ्रू, अच्छा ये सी आउट जो यूज़ होता है ना बेटा, सी आउट वगैरह जो ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है और दूसरा इनपुट के लिए होता है। तुम लोगों को पता है, जो नए आए हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि काउट जो है हमारे पास वो हम प्रिंट करने के लिए लिखते हैं और सिन जो है वो इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे ये यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवा रहा है कि अपने इंग्लिश के मार्क्स एंटर करो। फिर सेकंड में जो मार्क्स आ रहे हैं वो सेव किस में हो रहे हैं, मार्क्स 1 में। समझ में आ रहा है? नाम क्या है तुम्हारा, समझ आ रहा है? अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एक बायोलॉजी है उसके मार्क्स लेने इनपुट और उसको मार्क्स 2 में डलवा देना है। इसी तरीके से तीसरा लेना है और फिर उसको मार्क्स 3 में डलवा देना है इनपुट। और इसके बाद हमने क्या किया है, एक सम का वेरिएबल बना के इन सब को प्लस करवा के उसके अंदर सेव करवा दिया है, सिंपल। अब ये इंट इन्होंने यहाँ डिक्लेयर किया है, ये यहाँ भी कर सकते हैं हम और ऊपर भी कर सकते हैं, आप लोगों को पता है, सही है। फिर इसने एवरेज निकाला, एवरेज का फॉर्मूला लगाया, एवरेज टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5 होता है, जितने नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं वो डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रिंट करवा दिया। फिर इफ़ की स्टेटमेंट लगी हुई है। इफ़ की स्टेटमेंट कैसे लगी हुई है कि एवरेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो तो ग्रेड A + 1 प्रिंट हो जाए, और इक्वल टू 50 हो तो C प्रिंट हो जाए, और लेस देन इक्वल टू
लेस देन 50 है तो फेल। तो ये मैंने जो असाइनमेंट दिया था ये है ये असाइनमेंट, और अगर इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछो। है कोई? ये तो अपनी लॉजिक लगानी बिना की सोच से कैसे होगा। कह रहे हो जाएगा। अच्छा, आज हम जो पढ़ेंगे ना, हमने वाइल पढ़ लिया था, हमने वाइल लूप पढ़ लिया था पूरा। ये पिछला लेक्चर है। अच्छा, ये पिछला लेक्चर है वाइल। ये पिछला लेक्चर है वाइल का जो मैंने पढ़ा दिया था। वाइल हमारे पास एक लूप होता है। इसी तरीके से हमारे पास जिस तरीके से वाइल होता है ना, उसी तरीके से हमारे पास एक चीज़ आती है डू वाइल। अब डू वाइल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? डू का मतलब क्या है? करना। वाइल का मतलब जब। सही है। अब डू वाइल क्या होता है कि पहले एक बार ये चल जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। डू पहले करो, वाइल उसके बाद चेक करो। पहले एक बार चला देता है लूप को। और इसका सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले हम डू लिखते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और उसके बाद वाइल के अंदर हम अपनी कंडीशन मेंशन करते हैं। इसका कोई एक सैम्पल प्रोग्राम अभी हम बना के चेक करेंगे कि डू वाइल कैसे चलता है। ठीक है, पहले इसके सिंटैक्स को देखो, मुझे समझ आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तुम में से किसी को कोई क्वेश्चन इसके सिंटैक्स के हवाले से? आगे चलूं? अच्छा, इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम सबसे पहले। इस कोड को मैं उठाता हूं और इस कोड को मैं रन करता हूं अपने कंपाइलर में। तो इस कंपाइलर को मुझे क्या आउटपुट देना चाहिए? नेट बंद हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास एक वाइल का प्रोग्राम है, बल्कि डू वाइल का, तो इसमें बेटा लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है? स्क्रीन शो हो रही है तुम लोगों के पास? स्क्रीन शो हो रही है? नहीं आ रही तुम लोगों के पास? आ रही? तुम्हारे लैपटॉप में नाम वाम लिख के जाती ना। अच्छा, अब शो हुई स्क्रीन। देखो लाइन नंबर 6 पे हमारे पास क्या हो रहा है, आप बताओ। लाइन नंबर 6 पे क्या हो रहा है? आई को डिक्लेयर कराया हुआ है। क्या कराया हुआ है? आई को डिक्लेयर कराया हुआ है और इनिशियलाइज भी करवाया हुआ है। इनिशियलाइजेशन की पहचान मैंने बताई थी ना, जब भी हम कोई चीज़ डिक्लेयर कराते हैं तो हम सिर्फ डेटा टाइप लिखते हैं इंटीजर, और उस वेरिएबल का नाम लिख के टर्मिनेटर लगा देते हैं, यानी कि ये वाला सिंबल। सही है। इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा? समझ आया? क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटर। प्रोग्रामिंग में इसको टर्मिनेटर बोलते हैं। सही है। अब जब हमारे पास हमने बता दिया i = 0 हो, उसके बाद डू के अंदर आया वो, उसके बाद क्या चेक कर रहा है? उसने बिना कंडीशन चेक किए एक बार 0 प्रिंट करवा दिया। अब अपने दिमाग में ड्राई रन चलाओ कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होना चाहिए। सबसे पहले आई बिना चेक करे वो एक बार प्रिंट करवा देगा। सही है। क्या प्रिंट होगा? पहली बार में 0, फिर क्या हो जाएगा? i++, उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा तो मतलब कि 1 हो जाएगा। अब वो कंडीशन चेक करेगा कि i < 1 है। i में क्या आया था? i में 1 आया। अब i++ हो गया ना, i में 1 आया। i < 5 है, हाँ सही है। फिर चलाओ, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा। यही होना चाहिए इसका आउटपुट।
सही है, अब इसको रन करते हैं, अगर नहीं आया ये आउटपुट तो सही है। अब अब देखो मैं एक काम करता हूँ, अब इंटीजर जो है, एक मिनट बेटा मैं इसकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूँ। इंटीजर आई जो है मैंने इनिशियलाइज कर दिया 5, तुम लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। अब उसको क्या करना चाहिए लॉजिकली, अगर प्रोग्राम के हिसाब से सोचो तो कंडीशन जो है वो कंडीशन क्या है, बोल रही है लेस देन 5 होना चाहिए, बल्कि मैं इसको 4 करता हूँ, लेस देन 5 बोल रही है ना, कंडीशन क्या कर रही है, लेस देन 5 होना चाहिए। पर एक बार ये 4 प्रिंट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि वो कंडीशन चेक ही नहीं कर रहा, अभी वो एक बार प्रिंट करेगा, देखो करा उसने प्रिंट, क्योंकि बिना कंडीशन चेक किए वो पहले डू चला रहा है, उसके बाद वाइल चला रहा है, कंडीशन बाद में चेक कर रहा है। अब मैंने तुम लोगों को प्री इंक्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हमारे पास 2 टाइप्स के इंक्रीमेंट्स होते हैं, सही है, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। तो प्री इंक्रीमेंट का मकसद क्या था पढ़ाने का, वो पहले ही इंक्रीमेंट कर दे रहा है, इसीलिए हम चेक ही नहीं करवा रहे कि पहले कंडीशन क्या है, बाद में हम चेक करवा रहे हैं कंडीशन क्या है। अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे लेस देन इक्वल टू 5 लिख दूँ तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5 लिख दूँ तो क्या प्रिंट होगा आउटपुट में, यही सेम प्रोग्राम, 4 और 5 होगा। इंटीजर इक्वल टू मैंने 4 किया हुआ ना, देखो तो प्रोग्राम सही है। अच्छा ये प्रोग्राम अगर मैं बोलूँ आई जो है उसको यूजर इनपुट बनाओ तो कर लोगे तुम लोग, कर लोगे? आई अगर यूजर इनपुट करने बोलूँ मैं, आई जो अभी आई इक्वल टू 4 खुद से दे रहा हूँ, इसको मैं बोलूँ यूजर इनपुट कर दो, यूजर जितनी बार चाहे उतनी बार चले, कर लोगे? नहीं हो सकता है। कोशिश क्या करेंगे बेटा, सेव चेंज जो करना है इसमें। अब मैंने आप लोगों को इतना तो बढ़ा दिया है कि आप लोग ये कर पाओ। करके बताऊं क्या मैं? हाँ, कल जो जैसे मैंने काउंट वाला करके बताया था, काउंट हम यूजर इनपुट दे रहे थे उतनी बार ये चल रहा था, वैसे ही करना होगा। करके देखना है। देखो अभी जो ये आई है ना, मैं 2 स्टूडेंट्स इस क्लास में नए भी हैं तो उनके लिए भी करके बता देता हूँ। कौन सा? हाँ वैसे ही होगा। देखो जैसे मैंने, बेटा अगर कोई मसला हो ना तो मुझसे आवाज़ दे देना, सही है, मुझे बोल देना कि सही है। मैंने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवाया है, इंटर आई, मतलब मैं यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ कि इंटर करो आए जितना आप चाहते हो, सही है। फिर जो आएगा वो सेव करवा रहा हूँ मैं किसके अंदर करवाऊँगा, ऊपर इनिशियलाइजेशन मैंने किसको की है, आई को की है ना, तो मैं आई के अंदर सेव करवाऊँगा। समझ आ रहा है या नहीं? थोड़ा बहुत आ रहा है। ये जो अभी मैंने लाइन लिखी है समझ आई? नहीं आई? आ गई। सीन क्या कर रहा है? सीन क्या कर रहा है? जो लाइन, जिस लाइन पे मैं हूँ, ये वाली लाइन क्या कर रही है? आई को यूजर से इनपुट ले रहा है, और सिन जो होता है ना, सी आउट प्रिंट करवाने के लिए, यूजर को हम कभी मैसेज को ही दे रहे हैं, वो प्रिंट करवाने के लिए होता है, और सी इन जो होता है वो यूजर से जो डाटा आया वो इनपुट लेने के लिए होता है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब देखो बस यहाँ पे 2 लाइन इस तरीके से ऐड करनी थी। अब अगर मैं 6 डालता हूँ, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ?
क्या हुआ है बेटा, ये वाला प्रोग्राम जो है वो प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? सही है। अब मैं क्या करूं, मुझे ये भी डायनेमिक करना है, ये जो 5 है ये भी यूजर इनपुट करे, तब क्या करना है, मुझे क्या करना होगा? मुझे मैं चाह रहा हूं कि ये जो i है, जैसे i यूजर इनपुट हो गया है वैसे n भी यूजर इनपुट हो। अब कंडीशन भी यूजर मेंशन करे कि कहां तक चेक करनी है, तो क्या करना होगा? जैसे हमने यूजर को मैसेज प्रिंट करवा के बताया कि इंटर i, वैसे ही हम बता देंगे कि इंटर करो अब n। समझ आया क्लास? और हम क्या करेंगे, वाइल में जाके अब अपनी कंडीशन हटा के क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? क्लियर है? अब हम i की वैल्यू भी हम खुद देंगे और n की वैल्यू भी। देखो अभी मैंने अगर i की वैल्यू 6 दी तो इसने मुझसे पूछा कंडीशन बताओ, मैंने बोला कंडीशन 10। इसने क्या प्रिंट किया, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब जहां से मैं उसको इनपुट दे रहा हूं वो वहां से प्रिंट करना शुरू कर रहा है। और कहां तक चेक कर रहा है, जब तक वो नंबर लेस नहीं हो जाए मेरे नंबर से। ठीक है, सही है। लॉजिक बिल्डिंग आप लोगों की हो रही है क्लास? अगर कोई नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। समझ आ रहा है? कोई सवाल है? नहीं? वाइल का काम हम पहले भी कर रहे थे। कभी कभी हमारे पास कोई ऐसी लॉजिक्स आती हैं जिसमें हमें एक बार लूप को चलाना होता है, और हम पहली कंडीशन ऐसे लगाते हैं कि पहली बार में हमारा सारा डेटा आ जाए, फिर हम डेटा को कंडीशन वाइज चेक करवा लें। तो उसके लिए यूज़ होगा डू वाइल। अब इस क्लास में मैं इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, डू वाइल और वाइल में क्या फ़र्क है। मैं वाइल को इस तरीके से चेक करवाता हूँ कि मुझे स्टूडेंट की लिस्ट दो, उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स ग्रेटर देन है 70। तो फॉर एग्जांपल तो आपका नाम आ गया और आपका नाम आ गया, सही है। अब मुझे चाहिए कि एक बार मैं सारे स्टूडेंट्स का डाटा लूँ, तो मैं लगाऊंगा डू वाइल कि पहले एक बार मुझे सारा डाटा ला के दे दो, फिर मैं उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कंडीशन किस बेसिस पे लगानी है, तो मैं वहाँ पे लगाऊंगा डू। मैं बोलूँगा पहले मुझे सारा डाटा दे दो, फिर मैं कंडीशन बताऊँगा कि तुम्हें इस कंडीशन में क्या चीज़ चेक करवानी है। तो क्लियर हो गया होगा कि डू वाइल और वाइल में क्या फ़र्क है। सही क्लास? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। समझ आया या कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है? अच्छा, एक चीज़ हमारे पास अब आती है फॉर। अब तुम लोग ज़रा खुद स्टडी करो इसको, बिल्कुल W3 स्कूल खोलना। मैं तुम लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ एयरफोर्स शेयर पे, ये वेबसाइट अपने पास ओपन करना, एयरफोर्स शेयर करो।
हाँ भाई क्लास, तो तुम लोगों ने देख लिया लूप लिंक खोला। लिंक में जाओगे तो सबसे पहले तुम लोगों के पास डू वाइल के नीचे एक फॉर लूप आ रहा होगा। फॉर लूप देखा, सिंटैक्स समझ में आया कुछ? इसमें भी वही चीज़ है। देखो वाइल डू वाइल हम कब तब चलाते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि डाटा की लिमिट क्या है। सही है, जब तक चलते जाओ जब तक यूज़र का काउंट 0 ना हो जाए। ये कंडीशन हम फॉर के लूप में नहीं लगा सकते, इसलिए हमने वाइल का डू वाइल बनाया। सही है, हमारे पास लूप की भी कुछ लिमिटेशन है। वो किस तरीके का डाटा, हमारे पास डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा लूप लगाएंगे। सही है, तो हमारे पास एक चीज़ हमें मिली फॉर लूप। अब फॉर मैंने तुम लोगों को वाइल पढ़ा दिया, डू वाइल पढ़ा दिया। अब इसके बाद आता है फॉर। फॉर का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं और ये स्मॉल ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास दो काम के लिए यूज़ किया जाता है, एक तो फंक्शन के लिए और दूसरा किसी कंडीशन के लिए। सही है, हम कंडीशन लिखते थे इसमें, तो कहाँ लिखते थे? क्या नाम है तुम्हारा? दो क्या है कंडीशन, कैसे इसमें लिखते थे? हम किसी चीज़ को अगर कंडीशनली चेक करवा रहे होते हैं वो चीज़ हम C++ के अंदर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो फॉर के लूप में भी कुछ इसी तरीके का काम हो रहा है। स्टेटमेंट 1 बता रहा है कि जो स्टेटमेंट 1 की जगह है वो स्टेटमेंट 1 में हम क्या लिखेंगे? इज़ एग्जीक्यूटेड 1 टाइम, मतलब ये एक बार एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर हम अपनी रेंज देंगे, हम कहाँ से लूप को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब 1 2 3 4। सही है, क्लियर हो रहा है क्लास या नहीं? नहीं हो रहा है क्लास? क्लियर हो रहा है? किसी को कोई मसला है यहाँ तक? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसके अंदर हम अपना काउंट बताएंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट कराना चाहते हैं। हम इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। अभी मैं इसका सिंटैक्स तुम लोगों को समझाता हूँ। और स्टेटमेंट 2 में मतलब कि जो टर्मिनेटर के बाद वाली लाइन है i<5 जिसमें लिखा हुआ है, इधर आ रही है i<5 जो लिखा हुआ है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? i++i<5 ये क्या हो रहा है? मतलब जो बीच वाली सेकंड स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या हो रहा है? तुम बताओ बेटा, लास्ट क्या हो रहा है सेकंड स्टेटमेंट में? ऊपर लिखा हुआ भी है कि क्या बता रहा है वो। i<5 तो है, वो मुझे भी पता है। अगर i<5 नहीं हुआ, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँ कि मुझे सेकेंड स्टेटमेंट करती क्या है फॉर की, वो बताओ। तो कैसे बताओ? सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसमें हम अपनी कंडीशन चेक करवाते हैं। फर्स्ट में हम, याद रखो इसको, फर्स्ट में हम इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन करते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन चेक करवाते हैं, थर्ड के अंदर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराते हैं, विच शुड बी प्री और पोस्ट। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। सही है, ये हमारी रिक्वायरमेंट की डिपेंड करता है कि हम क्या कराते हैं। रिपीट करो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करती है? रिपीट करो तो पूरा समझ आ गया था। पढ़ के बता दो, कोई मसला नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करती है?
एग्जीक्यूट फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है एक बार, वो ये बोल रहा है। फर्स्ट के अंदर हम इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन करते हैं, सेकंड के अंदर हम कंडीशन चेक करवाते हैं, और थर्ड के अंदर क्या करते हैं? इंक्रीमेंट। सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, मतलब आई प्लस प्लस कर सकता है, आई माइनस माइनस नहीं कर सकते क्या? दोनों कर सकते हैं, सही है। और ये दोनों कंडीशंस प्री या पोस्ट भी हो सकती है, मतलब प्लस प्लस आई भी हो सकता है, आई प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस आई भी हो सकता है, आई माइनस माइनस भी हो सकता है। अगर आई से पहले हम माइनस या प्लस का साइन लगाते हैं तो वो होगा प्री, और अगर हम आई के बाद प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं तो वो होगा पोस्ट, सही है। नेक्स्ट सेंटेंस टेस्ट देने के लिए तैयार हो सी प्लस प्लस का? और जो ये टेस्ट पास करेगा वो मॉड्यूल ए पढ़ेगा, वरना वो घरे आएगा। क्यों नहीं कर पाओगी टेस्ट क्लियर? तुम प्रोग्राम नहीं बनाती खुद, तो फिर समझ नहीं आ रहा? तो मतलब मैंने ये बोला, अच्छा मतलब मैंने ये बोला इसलिए बोल रही हो? हाँ नहीं, मैं तुम लोगों के लेवल पे पेपर बनाऊंगा। मैंने कभी भी तुम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाया स्टार्ट से ही कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैंने स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजीज का भी ऐसा रखा कि तुम लोग जो समझ पाओ वो बोलता हूँ। अगर कोई मसला है तो पूछो, बताओ क्या मसला है, मुझे बताओ। अगर नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ तो भी बताओ। परफॉर्म नहीं होता। अच्छा देखो, वो जो काम वाइल में हो रहा था वही काम इसके अंदर भी हो रहा है। एंड हमने देखो यहाँ पे एक बात, तो एक बात बताओ, आई हमने डिक्लेयर नहीं कराया हुआ यहाँ पे ऊपर, एरर नहीं दिया, इसने चला क्यों है? मैंने ये सवाल किया कि आई ऊपर हमने डिक्लेयर या इनिशियलाइज नहीं करवाया, सही है। अभी मैंने बताया ये, अभी मैंने बताया कि स्टेटमेंट 1 में हम डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसने वहाँ पे डिक्लेरेशन भी करा दी, इनिशियलाइजेशन भी करवा दी। इंटीजर आई लिखा, आई नाम लिखा, उसका डेटा टाइप बताई, इक्वल टू लगाया और बता दिया कहाँ से स्टार्ट होना है। लूप 0 से स्टार्ट होगा, तब तक पहली बार में ये चलेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन में इंक्रीमेंट करेगा और 0 को प्रिंट करवा देगा। अगली बार जब ये आएगा ये चेक करेगा 1 लेस देन है 5 के, हाँ है, प्रिंट करवा देगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा। क्या हो जाएगा नेक्स्ट बार में? 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3, फिर 4 का सेंटेक्स समझ में आया? किसी को कोई मसला 4 में? अब हमारे पास जो फॉर का लूप है वो एंड है। चलो फॉर सबको समझ में आ गया है ना? मुझे जरा इसका आउटपुट बता दो, 1 मिनट। रन नहीं करना कोई, बस बताओ इसका आउटपुट बता दो। ट्राई रन करो और इसका आउटपुट बता दो। आ नहीं रहा, देखते हैं नेट।
पर इसका आउटपुट चाहिए, क्या आउटपुट आएगा? समझ आ रहा है क्या आउटपुट आएगा? भाई ये अरबाब ने कहा है कि 0248, हाँ ये आएगा। तो किस किस को ऐसा लगता है बस हाथ उठा दें, बाकी किसी को ऐसा नहीं लगता ये आउटपुट आएगा। 02468 10 भी आएगा, ये आउटपुट आएगा। समझ आ रहा है बेटा? हाँ नहीं आ रहा? चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सही क्लास? आउटपुट नजर आया? सही है बेटा? आप लोग दोनों को मसला सही क्लियर? अच्छा अब बात आती है इसमें आगे हम चलते हैं और इसमें आगे लिखा हुआ है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं? देखो अब तुम लोगों ने पढ़ लिया था ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक का कीवर्ड तो तुम लोगों ने पढ़ा है स्विच के अंदर, सही है? स्विच के अंदर ब्रेक का कीवर्ड तुम लोगों ने पढ़ा है, कल ही पढ़ा। तो अब ब्रेक का काम हम सही तरीके से समझते हैं कि ब्रेक का काम, ब्रेक करता क्या है? ब्रेक करता ये है, अगर इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैं ये रखूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसे ही है। यहाँ पे एक चीज़ अलग है जो पहले नहीं थी, वो है इफ और ब्रेक का कीवर्ड। तो उसका कोई तो काम होगा ना। शो हुआ तुम लोगों के बात? नहीं हुआ? हो गया? हो गया शो क्लास? इसमें अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? तुम बताओ। देखो हमारे पास सारी चीज़ें पिछले वाले प्रोग्राम की हैं, पर एक चीज़ हमारे पास अलग है, वो है इफ की कंडीशन और ब्रेक। अच्छा मुझे बताओ इफ i इक्वल टू 4 क्या काम करता है? अगर i 4 हुआ तो क्या हो? अंदर ब्रैकेट में क्या हो रहा है? अगर i इक्वल टू 4 हो तो ब्रैकेट के अंदर चले जाता है ना, इफ के अंदर चले जाता है। वो ऐसे ही करता था ना, पहले हम प्रिंट करवाते थे इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती थी अंदर से प्रिंट कर देता था,
सही है, तो अभी क्या होगा, इसकी कंडीशन के अंदर ही ब्रेक लिखा हुआ है, अब क्या होगा नहीं पता, कोई भी जवाब नहीं देगा इस बार। गलत दे दो। पता है गलत देने से क्या, गलत जवाब देने से क्या होता है? गलत जवाब देने से ये होता है जब आपको सही पता चलता है ना, तो आप उसकी जगह पे ना अपनी मेमोरी में ना रिप्लेस करते हो उसको, और आपको बहुत अच्छा याद होता है। गलत जवाब ही दिया करो, कोई मसला नहीं। मैंने कुछ बताया तो है नहीं, मैंने सवाल पूछा। मैं सवाल ये पूछा है कि इस वाले प्रोग्राम में आउटपुट क्या आएगा, बस क्या है बेटा, आउटपुट समझ आ रहे हैं क्या है? तुम लोगों ने दोबारा कनेक्ट किया क्या बीएमसी? क्या कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, क्या हाँ क्या कह रही थी, 0 आएगा, क्यों आएगा 0? चलो अब रन करते हैं, फिर समझाता हूँ। 0 to देखते हैं, मोस्ट इक्वल है तुम्हारा आंसर, मतलब बहुत करीब है। सही है। उसने क्या किया मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। हुआ दिमाग थोड़ा खुला? क्या हो रहा है, उसने क्या किया, वो लूप चलाते हुए आया, पहली बार में i इक्वल टू 0 मिला, उसने चेक किया i लेस देन, अभी हमारे पास i कितना है 0, सही है। हम पहली बार लूप चला रहे हैं, हमारे पास ड्राई रन करो उसको, और 0 लेस देन 10 है, चलो ठीक है, तो क्या प्रिंट करवा दो, i प्रिंट करवा दो, करवा दिया। हर बार कंडीशन चेक हो रही है जब तक 4 के इक्वल ना हो। जैसे ही i इक्वल टू 4 हुआ, उसने क्या कीवर्ड पकड़ा, ब्रेक, लूप को ब्रेक कर दो, रोक दो, खत्म वहां से। ब्रेक का कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ रोक रहा है। अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड ऐसे ही लगा देता तो वो तो हर बार रुक जाता, पर मेरी एक कंडीशन थी। क्या पता, हमें जितना डेटा है उतना लाना हो, तो हमें तो पता ही नहीं लिमिट फिर। और हमने बोला कि सिर्फ 4 रिकॉर्ड हैं लास्ट के, बस। चलो मैं इसका सिनेरियो समझाता हूँ, इस प्रोग्राम का सिनेरियो क्या है। बहुत ऐसे बीच में सवाल किया करो ताकि मुझे मज़ा तो आए पढ़ाने में, घिसी पिटी बातें कर रहा हो तो। देखो इसको सिनेरियो वाइज समझो। मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड है, लिख सकती हो? नहीं लिख सकती ना। अब तुम डेटाबेस से डेटा मंगवा रही हो, तुम बोल रही हो कि मैं रिवर्स ऑर्डर में डेटा मंगवाऊं, और मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मैंने तुम्हें बोला कि तुम एक काम करो, इसमें कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाओ जिसमें से सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 रिकॉर्ड, मतलब कि पिछले साल जो लास्ट के रिकॉर्ड थे वो आए सिर्फ। उसके लिए फिर ये काम आएगा, क्या करेगा, सारे डेटा को लेकर आएगा और उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएगा। DESC एक कीवर्ड होता है, उसका फंक्शन होता है, वो लगा देते हैं वैल्यू डेटा से पहले, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करता है, मतलब कि पुराना डेटा जो है वो पहले आ गया, और फिर लास्ट के 4 डेटा को लेके हम इस तरीके से ब्रेक आगे प्रोग्राम को रोक सकते हैं। खुला दिमाग पूरा? नहीं आगे समझ नहीं आया तो कोई सवाल है तो करो, कुछ क्या नहीं आया?
समझ में आया प्रोग्राम आपको? समझ में आया? नहीं मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ भी नहीं आ रहा, थोड़ा और तो आप लोग पढ़ लेना, फिर अगर कोई इशू हो तो फिर मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा इस वाले प्रोग्राम में क्या आउटपुट आएगा क्लास? श्योर है? फिर दोबारा नहीं हो रहा क्या? तुम लोगों ने ग्रुप का बोला? सर्कल थे पर मैं बात करना भूल गया। अच्छा वो ये असाइनमेंट तुम लोग भेज रहे थे? देखो क्या हुआ, सर कोर्सिंग में कुछ समझ आया? 4 को हटा दो, सिर्फ 4 आया तो कंटिन्यू कर दो, उसको हटाओ और कंटिन्यू कर दो, वो डेटा नहीं चाहिए, वो चाहिए ही नहीं। 6 पे आके ब्रेक कर दो। अब मैं अगर ये हटा देता हूँ ये वाली लाइन, तब क्या होगा? 4 को हटा के बाकी सब प्रिंट होगा। समझ आया? समझ आया? ब्रेक और कंटिन्यू में क्या फर्क है? अगर ये सवाल आ जाए तो कोई मसला तो नहीं है, सही है? तो लिख लोगे इस सवाल को और इसका प्रोग्राम भी लिख लोगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लिखनी है। नहीं आया समझ? पेपर में इसी तरीके से हो सकता है। ब्रेक और कंटिन्यू में क्या फर्क है? एमसीक्यूज हो गए, सिंगल, 1 मार्क्स पे जिंदगी डिफर। उसमें मतलब मेरे हाथ में होगा ना, अगर सही लिखा तो सही, नहीं लिखा तो गलत। तुम लोगों की सबके लैपटॉप जो तुम लोग टेस्ट खत्म करोगे ना, तुम लोगों के सामने आंसर सारे सही, और उसके बाद तुम लोगों के रिजल्ट भी सामने हाँ 50 का हो तो 25, 100 का हो तो 50। वैसे 100 MCQs तो बनते हैं ना कम से कम 2 घंटे में, बहुत कुछ है। मैं तो 100 कम बता रहा हूँ, आराम से बता। वो मुझे अभी पता नहीं है, मैं डिसाइड करूँगा। वो तो मैं क्लास में चेक कर रहा हूँ ना कि कौन प्रोग्राम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ब्रेक समझ में आ गया बेटा? बता दो कंटिन्यू क्या करता है। देखो जहाँ पे हमारे पास अभी कंडीशन है i = 4, i = 4, और अगर हमने कंडीशन, अच्छा तुमने कल की क्लास नहीं ली है ना, तो ये तुम पढ़ना, सही है? कल की जो क्लास थी वो इफ की कंडीशन मैंने बिल्कुल इन लोगों को इतना अच्छा समझाया है। तुम कोई नहीं काम करो, समझा एक क्लास ले लो ताकि लोग का ना कवर अप हो जाए और तुम लोगों की रिवीजन हो। नेक्स्ट सैटरडे अगर आप लोग जल्दी आ जाओ तो कोई मसला तो नहीं है। सर से बात करूँगा अभी लेना होगा तो 1 हफ्ते पहले बताऊँ, लेना होगा तो 1 हफ्ते पहले बताऊँ, सही है? ब्रेक और कंटिन्यू, देखो कंटिन्यू का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि उसको छोड़ दो, बाकी फिर लूप चलाते रहो। ब्रेक का मतलब होता है जैसे ही तुम्हें ये वर्ड मिले उसको ब्रेक कर दो, सही है? बाकी इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड और क्या पढ़ाया था?
नॉट इक्वल टू, बस ये सारी चीज़ें ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ये तुम लोग पढ़ना, इसी से ही पढ़ लेना। अच्छा बेटा हमारे पास रह गए टोटल और टोटल सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स। फंक्शंस जो है वो तुम लोग खुद पढ़ोगे, क्लासेस की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इतनी डीप नॉलेज नहीं चाहिए अभी। और अगर तुम लोगों को यही पढ़ा है, देखो एक सेल्फ C++ कवर अप करवाने के लिए 6 महीने तो चाहिए, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को बेसिक समझाना था। बाकी देखो हर टीचर जो होता है, या आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाओ, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो फिर गैर गुजरे हालात हैं। आप लोग अगर कहीं पे भी चले जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ कोडिंग का आर्किटेक्चर और सिंटैक्स समझाया जाता है। लॉजिक बिल्डिंग्स और स्किल्स आपकी अपनी होती है, एक बार हमेशा याद रखना। कोई भी हाथ पकड़ के आपको कोड करना नहीं सिखाएगा, सही है। उनका यूज़ बता देगा कि वो चीज़ यूज़ कैसे होगी, वो चीज़ कहाँ यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी। सिनेरियो आपके सामने आएगा, आपको परफॉर्म करना, सही है। तो अपने माइंड को इसी तरीके से तैयार करो कि मुझे सिनेरियो वाइज तैयार होना है। अच्छा अब हमारे पास है एरेज। एरेज का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? कुछ पता है एरेज क्या होता है? नहीं, देखूंगा लास्ट में, किसी को पढ़ना हुआ शौक होगा तो पढ़। पाइथन तो तुम लोग खुद कर लेना, वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में नहीं आती बेटा, वो अलग से बैकएंड है। जैसे C++ है ना, पाइथन एक अलग दुनिया है। हाँ वो कोडिंग मैंने तुम लोगों को फर्स्ट डे क्या बोला था, मैं लैंग्वेज तुम लोगों को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज करना नहीं सिखाऊंगा, एक मिनट। मैं तुम लोगों को कोडिंग करना कैसे है वो बताऊंगा। मैं अभी भी तुमने देखा होगा मैं सिंटैक्स पे इतना ध्यान नहीं देता जितना मैं लॉजिक्स पे ध्यान देता हूँ। तुम लोग अगर अपनी लॉजिक बिल्डिंग सीख जाओगे, प्रोग्राम क्या है, ChatGPT हमारे पास है। अगर हमें पता हो कि क्या करना है और क्या करवाना है तो हम तो उससे भी करवा लेते हैं। सिंटैक्स तो हम उससे भी पूछ लेंगे। क्या ChatGPT को समझ नहीं आता? ChatGPT को अपने सिर्फ क्वेश्चन लिख के दो, जो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। यही तो बात है ना, इसी तरीके से तो पता चलता है कि खुद का लिखा हुआ प्रोग्राम और उसका लिखा हुआ प्रोग्राम, सही है। अब हमारे पास है एरेज। एरे क्या होता है हमारे पास? एरे हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। जैसे अब ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस एरे को इस तरीके से समझो, ये हमारे पास ये जो मेरी पूरी डेस्क है ये एक कंटेनर है। इसमें 0 इंडेक्स पे ये है, इसमें 1 इंडेक्स पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे वो, 4, 5। इसी तरीके से एरे के अपने इंडेक्सेस होते हैं जिसमें की वैल्यू पेयर्स के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सही है। अब हमारे पास एरे जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव, स्क्रीन दिख रही है मेरी, वी हैव नाउ डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल दैट्स होल्ड एन एरे ऑफ 4 स्ट्रिंग। अब देखो एरे को जिस तरीके से हमें लिखने का सिंटैक्स हमारे पास था ना, हम पहले डेटा टाइप बताते थे, फिर उसके बाद हम वेरिएबल बताते थे, और वेरिएबल के बाद इक्वल टू के बाद उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो बताते थे, ऐसे ही था। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एरे है तो एरे की लेंथ होती है, क्या होती है, अब एरे है ना, मैंने तुम लोगों को बताया कि एरे है, तो एरे का मतलब है मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, मल्टीपल डेटा, ठीक है। अब तुम लोग एक एरे हो, ये पूरी क्लास एक एरे है, इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, एरे के इंडेक्सेस हैं, एरे की वैल्यूज हैं पड़े हुए, सही है। अब जैसे स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग कार्ड्स क्या है, जो कार्ड्स क्या है, कार्ड्स क्या है, एक वेरिएबल है। अभी तुम लोग प्रोनाउंस करना नहीं सीखोगे, अभी भी तो क्या सीखोगे, वेरिएबल है, वेरिएबल के बाद 4 क्या लिखा हुआ है, वो एरे की लेंथ बता रहा है कि एरे की लेंथ कितनी होगी। मैंने क्या बोला अभी कि एरे है तो उसकी लेंथ होगी, या तो लेंथ खाली छोड़ दो अनलिमिटेड लेंथ, या लेंथ डिफाइन कर दो। अगर मैं इसको इस ब्रैकेट को, लार्ज ब्रैकेट को खाली छोड़ देता तो क्या होता, इसमें अनलिमिटेड वेरिएबल्स आ सकते, अनलिमिटेड आ सकते। मैंने उसकी लिमिट बताई नहीं, क्योंकि अब मैंने इसकी लिमिट बता दी, सही है। अब इस पे ये कार्स का एक एरे लिया मैंने, वॉल्वो जो मैंने लिया ये कार का एक ब्रांड है, ये अच्छा ये इंडेक्स नंबर कौन सा हुआ एरे का,
एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये है 0 इंडेक्स। मैंने इसीलिए 0 1 ऐसे समझाया था। 0 BMW क्या हो गया, 1 पे हो गया। इसी तरीके से 2 पे कौन हो गया, फोर्ड, फिर 3 पे माजदा। ठीक है, अब हमारे पास एरे को हम एक्सेस कैसे करते हैं, हम वो देखते हैं। कोड कॉपी किया था? आप देखो आ गया। आया? एयरफोर्स शेयर को रिफ्रेश करो ना। नहीं आया? एयरफोर्स शेयर पे नहीं आया? इसके लैपटॉप में आगे कॉपी करो। नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं आया? अब देखो इधर आया? अब देखो, अब देखो, अब आ गया। आ गया। ये है ब्रेक वाला, कर लियो अभी। नेक्स्ट अब फॉर कर लो और ब्रेक और कंटिन्यू भी कर लेना। वो है किसी के पास पड़ा हुआ ब्रेक और कंटिन्यू वाला प्रोग्राम? पिक्चर लिए? कर लिया? फॉर भी कॉपी कर लिया? ये लो। सही है, सारे प्रोग्राम आ गए अच्छी क्लास के। अच्छा, अब क्या करना है हमें? तुम लोगों को ग्रुप पे मिल जाएंगे ना, ये डाल देगी ग्रुप। तुम सब हो ना ग्रुप पे? सही है। तुम नहीं हो, सर को बोल देना। सही, जानते हो ना? हाँ भाई, क्या आउटपुट आएगा इसका? क्या आएगा? और आएगा? पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही, उसको सही से पढ़ो तो सही। बिना सोचे तुम लोग जवाब देते हो। मैंने तुम लोगों को क्या बताया? 0 इंडेक्सेस होते हैं, एरे में इंडेक्सेस होते हैं। वो एरे के इंडेक्स पे जाएगा
प्रिंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, काउट के अंदर क्या लिखा हुआ है, कार्स 0। इस कार के वीडियो क्या इसमें ये आएगा, देखो क्या आता है, वॉल्वो आएगा। किसने बोला ये? सारा नहीं आएगा, सिर्फ 0 आएगा, क्योंकि वॉल्वो उसके 0 इंडेक्स पे था। मैंने बोला कार्स की एरे को प्रिंट करो और उसके एरे के कौन से इंडेक्स को प्रिंट करो, 0 इंडेक्स को प्रिंट करो। अब एरे करके देखो, येलो कोड करके देखो, लो करो। पूरा की वैल्यू प्रिंट में नहीं आ सकता ना, उसके लिए फिर हमें एरे को प्रिंट करवाने के लिए मेथड लिखना पड़ेगा। एक वक्त में एक ही डाटा एरे से गेट कर सकते हो, क्योंकि तुम सिंगल लाइन कोड कर रही हो। और इसी के लिए हाँ, बल्कि अच्छा सवाल है, सारा प्रिंट करवा के दिखा। चलो एक मिनट, सारा प्रिंट करवाने के लिए होगा, करना क्या हो बताओ? तुम लोग को आता है? तुम लोग को आता है? बिल्कुल आता है। नहीं, लूप किस लिए पढ़ा है? प्रिंट कर दो सारा, जितने वेरिएबल्स है सब प्रिंट कर दो। लूप से ये सारे प्रिंट कराओ जल्दी। चलो लूप से कोड उठाओ और लूप से ये सारा प्रिंट कराओ। तुम सवाल करना मुझसे, अच्छे सवाल करना। किसी से भी करा लो, जो तुम लोगों को आसान लगता है वो कर लो। ये क्लास का डेटा तो मिल जाएगा, पुरानी चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ी टाइम से पहले देखोगे कि डाटा आता है तो कैसे आता है, कभी किसी चीज़ के ऊपर वैलिडेशन नहीं होगी, कभी हम जो डाटा डाल रहे हो वो डेटाबेस कैसे जाता है, ये पढ़ाने से चलता है। एक महीना मैंने इसमें ये लगा प्लान करता है, लेकिन इसमें कंट्रोल ये प्लान करते हैं, कंट्रोल का उपयोग करता है। लेकिन जब भी किसी बड़े सॉफ्टवेयर मिलते हैं इसको ऐसा नहीं होता, उनकी प्रॉपर आर्किटेक्चर लिखा जाता है। बाकी C++ को पढ़ना थोड़ा, और यूट्यूब पे उसको थोड़ी सारी चीज़ें या फिर उसको कोड में सारी अगर तुम लोगों ने ये कर लिया ना, मतलब तुम लोगों को समझ आ गई। C++ करने दो, करो।
हो रहा है? तुम तीनों से पूछ रहा हूँ। मैंने वैसे स्क्रीन पे करके रखा है, देखना किसी को देखना है। बस फौरन दिखना स्टार्ट ना, नहीं मिल रहा था। थोड़ी सी नई चीज़ है, पर अगर करोगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको करने में कि किस तरीके से डाटा हमारे पास प्रिंट होगा। चलो मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर कर लो, सही है? आसानी हो जाएगी दोनों की। स्क्रीन पे आओ फटाफट, जल्दी 5 मिनट में आगे। क्या लिखा मैंने? वो इंडेक्सेस हैं, मैं जो लिख रहा हूँ वो लेंथ है। एरे की लेंथ कितनी है? लेंथ तो 4 है ना। इंडेक्सेस हमारे पास 3 है, 0 से लेके 3 कितने बचे? लेंथ क्या है? 4। प्रोग्राम समझ में आया? लिखा हुआ जबरदस्ती पढ़ती हो क्या प्रोग्राम? क्यों? जबरदस्ती वाली चीज नहीं है। से मुंह बना के काम कर रही होती, लग रहा है इसकी किडनी मांग रही है। देखो हमारे पास मैंने सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग, और उस एरे में वैल्यूज़ डाली हैं। एरे में वैल्यूज़ हम हमेशा डबल कोटेशन के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में डालेंगे, सही है? ये तो समझ आ गया तुम लोगों को, क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर का लूप चलाएंगे। उसमें हमें कहाँ से प्रिंट करवाना है, मतलब किस इंडेक्स से प्रिंट करवाना है, कहाँ तक। i = 0 बता देंगे, i <4 जो एरे की लेंथ होगी वो यहाँ पे दे देंगे उसको, और i++ करवा देंगे। प्रिंट में हम क्या लिखेंगे, कार का वो एरे और उसके अंदर i इसलिए लिखा है, ये i हर बार चेंज होता रहेगा। पहली दफ़ा में जब i = 0 होगा तो वो i की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 0 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से जब i++ हो जाएगा तो सेकेंड टाइम पे वो 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, सही है? तुम लोगों में से किसी ने भी इसको करने की ये अप्रोच 10% भी लगाई तो मुझे दिखाओ। क्या करती है? कभी भी सिंटैक्स की कोई मिस्टेक नहीं। अभी तुम फॉर लिखो, फॉर लिखो, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करो, स्मॉल ब्रैकेट एंड करो, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर दो, और उसके अंदर जो भी लिखना है ताकि सिंटैक्स की गलती ना हो पाए। सही बराबर, और खुद से करना सामने नहीं आना। इसका पूरा डेटा प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला जब डेटा ज़्यादा होता है तो हम लूप लगाते हैं।
डाटा ज़्यादा होता है तो हम लूप लगाया, हमने क्या बोला i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, कंडीशन बार बार चेक करो कि एरे की लेंथ जो है, मैंने 4 चीज़ें हैं ना, 4 प्रिंट करवाओ i प्लस प्लस करवाओ। काउट क्या कराया, कार्स और आई क्या है, पहली दफ़ा में 0 होगा तो 0 वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फिर दूसरी वैल्यू में प्लस प्लस होने के बाद 1 होगा तो इसको प्रिंट कर देगा, 2 होगा तो इसको प्रिंट कर देगा, 3 होगा तो इसको प्रिंट कर देगा। समझ आ रहा है, थोड़ा टाइम देना, इसको प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा। बाबा देख लो, यहाँ पे कोड विथ हैरी देख लो, कोड विथ हैरी देख लो, याद पे क्या होगा रिकॉर्डिंग की। अच्छा क्लास, असाइनमेंट नोट करो और उसके बाद तुम लोग अपने प्रैक्टिस में लग जाओ, फिर अगर कोई मसला हो तो फिर मुझसे पूछना। असाइनमेंट तुम लोगों का ये है, अच्छा एरेज हमने पढ़ लिया। अब एरे के बाद मैंने तुम लोगों को, स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है क्लास? तुम लोगों को दिख रही है? एरे एंड लूप्स, देखो ये वही काम हो रहा है जो मैंने तुम लोगों को अभी करके दिखाया, सही है? बस मैंने थोड़ा सा चेंज लिखा है और ये थोड़ा सा चेंज है, सही है? समझ आ रहा है ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है? इसमें 5 हैं, इसमें 4 थे और इसमें एंड लाइन वगैरह थोड़ी बहुत चेंजेस की हुई है। अच्छा ये एक चीज़ तुम लोगों ने नोट किया, ये एग्जाम्पल कोड जो होता है ये सिर्फ एंड मेन की बॉडी में जो कोड आएगा ना बस वो देते हैं, ये पता है ना? ऐसा नहीं हो इस कोड को चलाने के चक्कर में बस पूरा हटाया, कंट्रोल एक्स करा और इसको ले आके पेस्ट कर दिया तो वो चलेगा ही नहीं। इस कोड को अगर चलाना है तुम लोगों को तो वो कहाँ रखोगे? इस वाले कोड को अगर चलाना है तो कहाँ रखोगी? मेन की बॉडी के अंदर, है ना? अच्छा अब तुम लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ मैं। अच्छा इसके बाद ओमिट एरेज भी बढ़ा देता हूँ, ये भी यूज़ करने होंगे। और एक बात याद रखना, ये C++ तो एक्स्ट्रा था, इसमें मैंने असाइनमेंट में इतनी सख्ती नहीं की है। जिसका असाइनमेंट मिला नहीं मिला मैंने चेक भी नहीं किया, ना आप लोगों को फोर्स किया। असाइनमेंट अगर जमा कराओगे तुम लोग तो नेक्स्ट क्लास में आना, वरना नहीं आना, आने की जहमत भी नहीं करना, सही है? सबको बोलो बेटा देखो ये मेरा मसला तो नहीं है ना, पूरा हफ्ता है
कहीं भी जाके असाइनमेंट हो सकता है, कुछ भी करके असाइनमेंट हो सकता है, करने वाला कैसे भी कर सकता है। करता हूँ। किस के पास लैपटॉप नहीं है? तुम तीनों के पास, तो तुम तीनों काम कैसे करते हो? तुम लोग क्या किसी के पास भी नहीं है घर पे जो भी यूज हो सकता है। एरे के अंदर आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी, एरे के अंदर आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी।
पता है क्यों क्या क्या कर रहा था? उसको वो यहाँ इस वाली लाइन को ब्रेक कर दे रहा था, वो टर्मिनेटर को समझ रहा था लाइन यहाँ पे एंड हुई। वो 11 तक जा रहा था ना सर, कि तुम्हारी इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फॉर का पूरा लूप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, वो तुम्हारी टर्मिनेटर की वजह से। अच्छा, अब हमारे पास क्लास C++ का एक लास्ट टॉपिक बचा है, पॉइंटर्स। सही है। एरे के अंदर मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, एरे एंड लूप्स पढ़ा दिया। ओमिट एरे जो है ना हमारे पास, मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओमिट एरे हमारे पास होते हैं जिनमें हम एरे की लेंथ डिफाइन नहीं करते, इनफाइनाइट लाइन पे हो जाते, दिख रहा है स्क्रीन शो हो रही है। तो हमारे पास ऐसे एरे को हम ओमिट एरेज बोलते हैं। सही है। यू डोंट हैव स्पेसिफिक द साइज ऑफ द एरे, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे, द कंपाइलर इज स्मार्ट इनफ टू डिटरमाइन द साइज। अगर हम एरे की कभी भी साइज देना भूल जाए ना, तो हमारा कंपाइलर ऑटो इस ब्रैकेट में उसको साइज असाइन कर देता है जितनी हम वैल्यूज़ डालते हैं। इसीलिए हम ओमिट एरे का यूज़ करते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके बताते कि एरे में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब जाए जब हमारे पास डेटा बढ़ने लग गया तो हम काउंट तो नहीं ले सकते थे उसका, इसलिए हमने ओमिट एरे का इन्वेंट किया। सही है। तो ओमिट एरे भी तुम लोग परफॉर्म करके देख लेना। गेट एरे साइज, इसको छोड़ दो। मल्टी डायमेंशनल एरे, ये बहुत मेन है, बहुत मेन टॉपिक है जेएस के लिहाज से। मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे का क्या मकसद होता है? एक एरे उसके अंदर मल्टीपल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। एक एरे के अंदर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ एरे। इसको ऐसे समझो, स्कूल एक एरे है, ठीक है, स्कूल एक एरे है और उसमें क्लासेस 1 से लेकर 10 तक के जो क्लासेस हैं वो एक एरे। सही है। तो मेन एरे क्या हो गया? स्कूल, स्कूल के अंदर क्लासेस, क्लासेस के अंदर गर्ल्स और बॉयज़, इनका भी एक अलग अलग एरे होगा ना, तो ये भी एक अलग एरेज होंगे। फिर उनमें क्लासीफाई कैसे करोगे कि कुछ स्टूडेंट्स प्राइमरी के होंगे बॉयज़, कुछ स्टूडेंट सेकेंडरी के होंगे बॉयज़। इसी तरीके से कितने टाइप्स के हम हिरार्की बनाते रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हिरार्की। सही है। तो हमारे पास आते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तुम लोगों को मल्टी डायमेंशनल का मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, समझ आ गया ना क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। कभी भी डाटा को हम क्लास वाइज अगर डिफाइन कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं, तब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं कि हम इसमें किस तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला कोड तो है ना तुम्हारे पास, एरे वाला? अच्छा, इसमें जो तुम बताओ क्या आउटपुट आएगा? शो नहीं हो रहा, कनेक्ट करो, नेट मोड आ गया। नेट नहीं चली, वहाँ से नेट हिला तो नहीं? हाँ, नहीं चल रहा है मेरे पास।
समझ आया? जो नहीं दिखा अभी तक कोड? नेट नहीं चल रहा, बंद हो गया, मेरे पास भी नहीं चल रहा। चलो खैर, नेक्स्ट क्लास के लिए ना एक असाइनमेंट नोट करो। की ना मैं सर से बात करूँगा, फिर उसके बाद जब तक तुम लोग तैयारी कर लो। तुम मत देना, तुम्हारा टेस्ट बाद में ले लूँगा अलग से। टेस्ट तो होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पेपर पे लूँ या नेट का भी तो इशू है ना यहाँ पे। एक काम करते हैं, एक लिंक भेजूँगा, तुम लोगों के पास, सबके पास फ़ोन तो है ना? सही है, लैपटॉप नहीं भी है तो फ़ोन तो है। टेस्ट ऐसे ही लूँगा कि तुम लोगों के पास एक लिंक होगा, गूगल फॉर्म जैसे होता है, उस फॉर्म के ऊपर तुम लोगों ने अपने MCQs देख देख के टिक लगाने होंगे। सही है, और उसी टाइम जैसे ही सबमिट करोगे तुम्हारे सामने तुम्हारा आंसर। सही, कितने मार्क्स आए उसी टाइम डिसाइड हो जाएगा। सही, या मैं ये हाइड कर दूँगा, ये हाइड कर दूँगा कि कितने मार्क्स आए। असाइनमेंट ये है तुम लोगों का, तुम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल एरे की, फॉर ईच की, व्हाइल लूप की और डू व्हाइल की। तुम लोगों को मल्टी डायमेंशनल एरे प्रिंट करवाना है, मल्टी डायमेंशनल एरे प्रिंट करवाना है व्हाइल से, और सिंगल डायमेंशनल एरे परफॉर्म करवाना है, प्रिंट करवाना है फॉर से, मल्टी डायमेंशनल एरे वाइज, या फॉर से कर लेना जैसे आसानी लगे, जैसे आए। लिखोगे नहीं सर? रिकॉर्ड करो। सेकेंड ये था कि हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे जो है ना, जो मैंने वॉल्वो और DFW पढ़ा था, इसके अंदर हम लोग 10 वैल्यूज लेना, फिर उसको प्रिंट करना, और यूजर से इनपुट लेना कि कितनी टाइम उसको प्रिंट करवाना है और कितनी चीज़ें इसके एरे के अंदर आएंगी। एरे में यहाँ तक के जो वेरिएबल्स भी आ रहे हैं वो भी यूज़र इनपुट होगी, जब यूज़र कितनी वैल्यूज आता रहेगा वो एरे में आपको खुद ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये देखना है कैसे करें। नेक्स्ट क्लास में इस असाइनमेंट के अलावा C++ का मुझसे कोई और कुछ भी ना पूछे। ये चलो एक क्लास तुम लोगों को और देता हूँ। अभी से C++ में इतना हो रहा है, क्या करोगे आप? चलो तुम लोगों को थोड़ा JS का ओवरव्यू देता हूँ आज। जावास्क्रिप्ट देखो, तुम लोगों के पास W3 स्कूल पे ही लिखा हुआ आ रहा होगा जावास्क्रिप्ट।
क्या है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट जो है ना, देखो हमें ये बता, जावास्क्रिप्ट से हम ये काम कर सकते हैं। अभी देखना, ये इस एग्जाम्पल पे एक काम हो रहा है, देखो स्क्रीन पे देखो, क्या हो रहा है इससे? नहीं शो हो रही स्क्रीन। नहीं शो हो रही स्क्रीन। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, मेरे पास एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी कि आज की डेट क्या है, आज डे क्या है, टाइम क्या है, और मैं कहाँ से इसको हिट कर रहा हूँ। क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ इतने से कोड से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इतने से कोड से हो रहा है। इसमें जेएस की एक फंक्शनैलिटी भी, और जेएस की तो सिर्फ सिंपल एक लाइन लिखी हुई है। ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जेएस लिखते हैं। अगले वीक से हम HTML स्टार्ट करेंगे, सही? अगले वीक से सैटरडे से हम HTML स्टार्ट करेंगे। मुझे बताओ, मुझे क्लास की टाइमिंग 2 घंटे कम लगेगी, क्या करूँ? वीक में 2 ही दिन क्लास होती है, ये भी देखो। ढाई घंटे क्लास लेता हूँ, किसने बोला? ये चीज़ें सही है। तो जेएस का काम समझ में आया कि जेएस मतलब जब मैं तुम लोगों को C++ पढ़ा रहा था ना, तो जेएस में भी हमारे पास इफ़ की कंडीशन, बेटा इफ़, ये जो जितनी भी कंडीशंस है ना, इफ़ है, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, और हमारे पास इफ़ के अंदर एल्स है, एल्स इफ है, ये सब चीज़ तुम लोग कवर अप करना। और नेक्स्ट क्लास में मैं तो वैसे HTML स्टार्ट करवाऊँगा। HTML का थोड़ा बहुत पता है कि HTML क्या है? नहीं पता। HTML हमारे पास ये, जैसे हमारे पास अगर कोई वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट का अगर हम व्यू देख रहे होते हैं ना, हम किसी ड्रॉप डाउन को, टेक्स्ट फील्ड को देख रहे होते हैं, वो हमारे पास HTML में बनी हुई होती है, सही है? अब उसकी अलाइनमेंट जो की हुई होती है वो हैंडल CSS से की हुई होती है। अगर हम कभी किसी एनिमेटेड साइट पे गए हो कि स्क्रॉल करने पे ना चीज़ें ऐसे खुल के आ रही हैं सामने या ऐसे बंद हो रही हैं, कभी ऐसी कोई फंक्शनैलिटी देखी है, तो वो JS से हो रही होती है कि यूज़र जब स्क्रॉल करे, इतने px स्क्रॉल करे या इतने px अप स्क्रॉल करे या इतने px डाउन स्क्रॉल करे तो उसको स्क्रीन मर्ज होके मिले। तो ये चीज़ें हम JS या CSS से हैंडल कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये तीनों चीज़ें HTML, CSS और JS, ये हमारी फ्रंट एंड में यूज़ होती है। और हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, एक बैक एंड डेवलपमेंट होता है, और एक होता है इनका कॉम्बो, फुल स्टैक डेवलपमेंट, सही है? जिसमें हमारे पास डेवलपमेंट साइट पे इसी तरीके से जो भी काम हमें मिल रहा होता है, अपवर्क पे, फाइवर वैसे अभी पाकिस्तान में नहीं चल रहा, अपवर्क चल रहा है, और हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है, वो है freelancer.com। तो उससे पे जितने भी काम मिल रहे होते हैं उस पर आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। देखो, हर बंदा जो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं कर सकता, हर बंदा फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिनकी लॉजिक्स अच्छी होती है, जो बिना देखे काम करने का मकसद समझ आता है। अभी जो हम लोग C++ में काम कर रहे थे ना, हम देख रहे थे बहुत कम चीज़, पर हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे पीछे। तो इसको हम लोग अगर आसान वर्डिंग में समझे ना, तो हम बिना देखे काम कर रहे थे, हम अपनी लॉजिक बिल्डिंग कर रहे थे। तो जिनकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाती है वो बैकएंड की तरफ चले जाते हैं, डेटाबेस सीख लेते हैं, और बैकएंड के ऊपर जो लॉजिक्स परफॉर्म हो रही थी, डेटा लेकर आना, डेटा देना फ्रंट एंड वालों को, फिर उस डेटा को अलाइन करके, फ्रंट एंड का काम क्या होता है, बस डेटा को बना के संवार के दिखा देना, सिर्फ सिंपल सा कोई डिज़ाइन सेट करके दिखा देना। तो ये बैकएंड का काम होता है कि डेटा किस तरीके से डेटाबेस में यहाँ से जाएगा, किस तरीके से डेटा यहाँ पे आएगा, ये काम होता है बैकएंड का। तो तुम लोगों को ये समझ में आया कि फ्रंट एंड और बैकएंड का क्या रोल है डेवलपमेंट में?
नहीं आया? आ गया? अगेन बताओ। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग HTML स्टार्ट करेंगे। तो HTML भी मैं इसी वेबसाइट से ही तुम लोगों को पढ़ाऊँगा। तो वेबसाइट जो है वो W3 स्कूल ही है। अगर तुम लोग इसके ऊपर जाओगे तो सबसे पहली हेडिंग लगी हुई है HTML की, सबसे पहली हेडिंग है HTML की। सही है? HTML जितना चाहो उतना पढ़ के आना, ताकि जब मैं क्लास के अंदर बोलूँ तो तुम लोगों का रिवीजन भी हो जाए और तुम लोगों को चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में जाए। ओवरव्यू दे दूँ क्या HTML का, ताकि सैटरडे को आसानी हो। चलो सही, पढ़ लेना, देख लो फिर बता देना, पढ़ लेना। छुट्टी चाहिए? 5 बजे है, मैं तो 5:30 बजे छुट्टी देता हूँ। अच्छा, हमारे पास ना सिर्फ स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ। देखो HTML का स्क्रीन शो हो रही है। देखो यहाँ पे ना हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखते हैं। डॉक्यूमेंट, ये जो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल एंड में है, इसको हम कहते हैं टैग्स। अब अपनी वर्डिंग्स और चेंज करने की ज़रूरत है हमें। टैग्स, डॉक्यूमेंट HTML का टैग। हमारे पास HTML के अंदर जब हम लिखते हैं HTML तो हम उसको बताते हैं टैग के अंदर कि हम इस डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट का सिंटैक्स HTML होगा। फिर हम HTML को स्टार्ट करते हैं। ये वाला सिंबल जो है स्टार्ट करने के लिए है और ये वाला सिंबल एंड करने के लिए है। मतलब जहाँ पे हम HTML लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहाँ हम HTML इसका स्टार्ट टैग लगाते हैं। और स्टार्ट और एंड टैग में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि HTML से पहले एंड में हम क्या लिखे, एंड जब हम करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, एक बैकस्लैश। हाँ, ये तो सिर्फ एक क्लिक पे आ जाएगा। तुम लोग एक बटन दबाओगे VS कोड में और ये पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ये सिर्फ मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि लिखते ही क्यों। यूजिंग नेम स्पेस भी बार बार नहीं लिखते थे ना। अब ये चीज़ें पता है मैंने क्यों पढ़ाई थी वहाँ, एक महीना बर्बाद किया, इसलिए पढ़ाई थी। जब यहाँ से चीज़ें रिलेट करूँ ना वहाँ, तो तुम लोग समझ जाओ। सही है। अब इसी तरीके से हमारे पास हेड होता है। हेड किस लिए होता है वो मैं बताऊंगा। हेड भी एक टैग होता है, टाइटल एक टैग होता है, H1 एक टैग होता है, P होता है और div होते हैं हमारे पास HTML के अंदर। कोई ऐसा है जिसको HTML थोड़ी बहुत भी आती हो, थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो? नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ी। ये अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बॉडी का टैग आता है। जैसे उसमें बॉडी बनी हुई होती थी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ हम बॉडी स्टार्ट और एंड हम खुद बताते हैं कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट और यहाँ से बॉडी एंड। जब भी हम कोई भी टैग को एंड कर रहे होंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, स्लैश। सही है, टैग्स पता चल गया। HTML देखो कितने आसानी से समझ में आया। HTML के सिंटैक्स कितने आसानी से समझ में आया ना, कि मैंने बिल्कुल एक नई चीज़ पढ़ाई पर समझ में कितने जल्दी आया, क्योंकि मैंने बेस बना दी तुम लोगों की। अब तुम लोगों को मसला नहीं होगा। अब देखो, अगर हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि ये प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट देता है, क्या आउटपुट देगा बताओ? किसको C++ बहुत अच्छी तरीके से आ गई थी? नहीं शो करवा दूंगा तो फ़ायदा क्या, तुम लोग बताओ। मैं बोल रहा हूँ इसको, मैं अगर इस HTML को रन करूँगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें। अब देखो कितने जल्दी तुम लोगों ने पिक किया कि बॉडी के अंदर जो होगा वही काम कर रहा होगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा होगा। हेडिंग्स जो है हमारे पास, हेडिंग्स H1 के अंदर वो लिखा हुआ है, इसलिए वो हेडिंग्स है हमारे पास, इसलिए वो कैपिटल आ रहा है। जब अटेंडेंस ले लूँगा स्कूल छुट्टी, अटेंडेंस ले लें।
कल की अटेंडेंस है क्या? कल मैं भूल गया था। अटेंडेंस तुम लोग ले लेना, कल मुझे याद है कितने बच्चे आए थे। तो कल सिर्फ क्लास में हुआ है। हाँ, बाकी इन लोगों के नाम वगैरह लिख लेना, अटेंडेंस लेके अपने बात रखते हैं, सही है? अच्छा, ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, इसको हमने H1 में रखा है, मतलब हेडिंग पर। इसको मैं समझा दूंगा, अभी बस सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था ताकि तुम लोग घर पे पढ़ो तो कुछ पता हो, सही? ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।